हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CTET कक्षा 6 to 8 पेपर 2 20 सितंबर 2015 को हुए एग्ज़ाम में पूछे गए सामाजिक अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपि में से किस लिपि में लिखे गए थे? तमिल, पोर्चुगी, देवनागरी या फिर ब्राह्मी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, वैसे देखेंगे कि अशोक के तो अधिकतर अभिलेख तो ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन उन्हें कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन? एक तो आपका ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक है। दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा आपका है ग्रीक, और चौथा है आपका आरमाइक। ठीक है, ये 4 लिपियों का प्रयोग किया था अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखने में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया था वो ब्राह्मी लिपि का किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोज का, गर्भगृह या फिर मंडप, या फिर में से कोई नहीं? तो देखेंगे कि कुछ आरंभिक मंदिरों में एक हॉल होता था। हिंदू मंदिर में क्या होता था? हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे, और इस स्थान को क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप। गर्भगृह किसको कहते थे? जहाँ पे मुख्य जो मूर्ति होती थी, प्रतिमा देवी देवता का जो होता था, वो जहाँ पे मुख्य जो देवी का प्रतिमा होता था वो जहाँ रखा जाता था, उसमें लोग क्या कहते थे? गर्भगृह कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आसान सा सवाल है। बौद्ध एवं संघ का नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर का उपदेश, या तुलसीदास की कविता? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध संघ के क्या थे? ये नियम थे। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं कि बौद्ध साहित्य के जो आपका कहा जाता है त्रिपिटक, उसी में से क्या है कि ये विनय पिटक है। इसके अलावा कौन कौन है? एक है आपका सूत पिटक, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक के बारे में आपको ध्यान रखना है, त्रिपिटक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मी या संस्कृत? अच्छा, संस्कृत 2 बार हो गया है, खैर कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो वानभट्ट थे, उनकी जीवनी जो थे वो हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 कर लीजिए, या 3 जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा आंसर का संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें संस्कृत में लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, या फिर ईंटों के? तो यहाँ पे देखेंगे जैन और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बने आरंभिक जो विहार होते थे वो पत्थर के बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी जो आकृति होती थी वो गुफाओं के समान होती थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें आप अजंता, ठीक है, साथ में एलोरा, ये सब ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों के अभिप्राय हैं क्या है? खानका क्या था ये आपको सिंपली बताना है। ठीक है, यह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, या फिर एक विशेष प्रकार का गाना है, या नाम का गुणगान करना, या फिर नीति कथा पर चर्चा करना? ये खानका क्या था? तो अब देखेंगे कि सूफी मत के अनुसार खानकाह का अभिप्राय होता था वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों के यानी कि बैठक का आयोजन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वे स्थान था जहाँ सूफी संत बैठकों का क्या करते थे? आयोजन करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, हो जाएगा चोल मंदिर। क्या हो जाएगा? चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। या फिर यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लौह प्रतिमा का निर्माण चल, यहाँ भी चोल कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा गलती हो गया है। लौह प्रतिमा का निर्माण चोल मंदिरों का प्रमुख विशेषता थी। या फिर चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों का केंद्र बन गए। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन केंद्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं के शिक्षा को तर्क दिया? रुकैया सखावत हुसैन ने दिया था, या मोहम्मद अली, या फिर सैयद अहमद खां, या फिर जियाउद्दीन बरनी। ये आपको बताना है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुमताज़ अली। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है, यह ऐसी बात नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये PIL का डिफिनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार करना है और आपको निम्नलिखित विकल्पों को सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और दूसरा है आपका कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा गलत है और पहला क्या है, सही है। प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है, संसद जो होती है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है प्रश्नकाल से। ठीक है, और विशेष ध्यान आपको रखना है कि संसद का संबंध प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के लिए किसी मामले पर, कोई मामला हो उस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और यह जो समय होता है वो संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक यानी कि प्रतिदिन के प्रारंभ में 1 घंटे का होता है। ठीक है, कितने के लिए, 1 घंटा के लिए होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो 10 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। और दूसरा है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा क्या है, गलत है। लिखा है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकती। ऐसा नहीं है गुरुजी, बनाया जा सकता है। बिना न्यायपालिका के द्वारा बिल पास किए भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कानून मतलब कि संसद बना सकती है। और पहला में लिखा हुआ है क्या है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का यदि उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। तो ये भी पॉइंट सही है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संसद के खिलाफ संविधान के खिलाफ हो, तो उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है। तो ये यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं पहले कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है,
पहला पॉइंट है, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये पॉइंट गलत दिख रहा है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तो ये पॉइंट सही है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। तो ये भी सही है कि भारत राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये भी पॉइंट सही दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत दिखा? पहला। तो यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो ये पहला ही गलत है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 12 का 1 नंबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसी है? लोकतांत्रिक सरकार है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखेंगे अध्यात्मक सरकार, समाजवादी सरकार और पूंजीवादी सरकार, ये तीनों सरकार भारत में कोई सी सरकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये भी आसान सा सवाल है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, इन्हें हम लोग महात्मा फूले भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें हम महात्मा फूले भी कहते हैं और इन्होंने ही गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, ठीक है। और सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1873 में, 1873 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सवाल है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह या राजगुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। अच्छा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो देखेंगे कि जो इनफील्ड जो राइफल था उसमें चर्बी जो कारतूस होता था वो उसमें क्या प्रयोग किया जा रहा था? चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, जिससे धार्मिक जो भावना है वो आहत हो रही थी है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? सिद्ध सागा, निर्वाण सागा, बुद्ध सागा या केसर सागा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 केसर सागा। ठीक है, 16 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र या नेपच्यून, या फिर शनि, शुक्र या मंगल, या शनि, बृहस्पति और यूरेनस? बताना आपको कि ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो ध्यान में रखना है आपको कि जो बाह्यतम ग्रह है, जो बाह्य ग्रह है, दूसरा ग्रह होता है एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में ही क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि शनि है, बृहस्पति और यूरेनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र आ जा रहा है, यहाँ पे मंगल आ गया, यहाँ भी मंगल आ गया। तो देखेंगे कि जो बाह्य ग्रह यहाँ पर शनि, बृहस्पति और यूरेनस है। तो तुक्का भी लगाना चाहे तीसरे सब लगा सकते हैं कि जो बाह्य ग्रह होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बृहस्पति है इसमें देखिए इसका जो छल्ला बना हुआ है वो धूलकण से बना हुआ है, धूलकणों का छल्ले हैं और बहुत पतला है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर, पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है कि पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जाल में यहाँ पे कर दिए जल में ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, या पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो इसका सही आंसर क्या है? पता चली गया होगा आपको भी, क्या है? पृथ्वी ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ा सा चपटी है, इसीलिए इसे भू आभ कहा जाता है। 18 का 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। या फिर चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी के चक्कर पूरा करने में लेता है। या फिर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है।
तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। जी हाँ, इसका बहुत सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ये इसका सही आंसर है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, या फिर अफ्रीका और एशिया को, या फिर एशिया और यूरोप को। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एशिया और यूरोप। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका यूराल माउंटेन दिख रहा होगा इधर, और ये जो यूराल जो माउंटेन है वो यूरोप और एशिया को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। देख रहे हैं, इधर एशिया है, इधर यूरोप है, और इसी के बीच में हमारा क्या है, यूराल पर्वत है, जो कि इसको अलग कर रहा है, यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है यूराल पर्वत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4, 20 का 4। ठीक है, तो यूराल पर्वत अलग करता है, किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, क्रेटर, केंद्र, या फिर उद्गम केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका अधिकेंद्र। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूपर्वटी वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, ध्यान रखना है कि जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल्य कहते हैं, जबकि जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे का अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जहाँ भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। इस पिक्चर को देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे ये सबसे पहले शुरू होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, जबकि जहाँ पहले महसूस किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, बाकी जो क्रेटर है तो वो क्रेटर होता है एक्चुअली में, देखिए जब ज्वालामुखी जब निकलता है ना तो इस तरीके से कुछ निकलता है, तो ये वाला एरिया जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसी को हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये वाला सबसे ऊपरी का जो भाग होता है वो क्रेटर कहलाता है। तो ये तो वो यहाँ पे भूकंप तरंगे से बिल्कुल अलग है क्रेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये केंद्र, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र होता है, और जहाँ पे पहले महसूस किया जाता है उसे हम लोग अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 22 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत है जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है, मध्यमंडल, तापमंडल, या फिर क्षोभमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मध्यमंडल भी नहीं होगा, तापमंडल भी नहीं होगा, क्षोभमंडल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होता है वो होगा आपका समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो पिक्चर है उसे क्लियर हो जाएगा आपका। देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा समताप मंडल है, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे ताप समान होता है और मौसमी घटनाएं यहीं पे होती हैं। और यहीं पे देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन वगैरह उड़ा सकते हैं। ये सबसे हमारे लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर अब देखेंगे कि ओजोन लेयर होता है, ओजोन मंडल होता है। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुँच रहा है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और परावैज्ञानिक किरणें यहीं से क्या होती है, रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं। ठीक है, और ये हमारा है आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगें क्या होती है, परावर्तित होती हैं। ठीक है, बाकी क्षोभमंडल तो आपको पता ही है कि सारी जो मौसमी घटनाएँ घटती हैं, जितने भी मौसमी घटनाएँ घटती हैं वो सभी क्षोभमंडल में घटती हैं, जैसे कि वायुमंडलीय घटनाएँ, सबसे ज़्यादा घनत्व, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये सब अलग अलग चीज़ें संवहनीय जो मंडल है, संवहन मंडल इसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, पार्थिव विकिरण है, समुद्र से दूरी है, या सूर्य तपन है, या फिर सौर विकिरण है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाने वाला है वो क्या है, सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, सौर विकिरण। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील जो बेसिन है, अमेजन नदी बेसिन जो है वो ब्राज़ील, पेरू, बोलोविया, अर्जेंटीना के भागों में प्रवाहित होती हैं। तीसरा है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। चौथा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन सही है वो सिर्फ यहाँ पे तीसरा सही है कि अमेजन जो बेसिन है भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है, तो ये पॉइंट गलत है। दूसरा देखेंगे कि अमेजन नदी बेसिन जो है ब्राज़ील में तो आता है, पेरू में भी आता है, बोलो में आता है, लेकिन अर्जेंटीना में नहीं आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पॉइंट 2 गलत हो गया। और अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, तो ये तो खैर आता ही है, सबको पता है। और अमेजन नदी जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी पॉइंट गलत है क्योंकि पश्चिम में ये पूरा में बहती हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ग्रीन वाला क्षेत्र है वो क्या है, अमेजन बेसिन है। ठीक है, और ये अमेजन रिवर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका वेनेजुला है, कोलंबिया है, गुआना आता है। ठीक है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलोविया है, ब्राज़ील है, लेकिन यहाँ पे अर्जेंटीना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ इस पिक्चर को देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे आप ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ही गुजरा हुआ है, अमेजन बेसिन का क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो उसी से क्या गुजरा हुआ है हमारे, उसी के बीच में क्या है हमारा अमेजन रिवर, अमेजन बेसिन है। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट वाला है, तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ ये नदी जा करके धजाती बहती इस दिशा की ओर, तो ये पश्चिम नहीं होगा, ये पूरब होगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि मिल्पा जो है वो कहाँ का है, आपका मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको का मिल्पा। ठीक है, जबकि मलेशिया के क्या देखने को मिलता है, लदांग। ठीक है, ब्राज़ील में देखने को मिलेगा रोका, और भारत में तो झूम की खेती के नाम से प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर सुधा डेयरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का ये लिमिटेड कंपनी का है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो क्या है, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, या फिर ईटानगर पासीघाट, या फिर मनाली लेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनाली लेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। बताना है भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है, ये पूछा है नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। ये तो यहीं पर गलत दिख रहा है। ठीक है, यही तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को हम क्या कर देंगे, कम करेंगे नहीं, तो यही सबसे पहला पॉइंट गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अफवाह को नियंत्रित सुनिश्चित करना, ये ठीक है। भूस्खलन प्रवहन क्षेत्रों को पहचान के लिए संकट मानचित्र करना, वो भी सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, मैंने कि ये गलत पॉइंट है, तो मतलब गलत है, तो यही सही हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं क्या है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। या फिर ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये ग्राम सभा के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्राम सभा के बारे में देखेंगे, यहाँ पे जो 4 नंबर दिया हुआ है कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? कौन सा उत्पाद है जिसे हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम। ठीक है, पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लग रहा और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम या तारापुर? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है पोखरण है वो आपका एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये जो पोखरण है ये क्या है? ये है परमाणु परीक्षण केंद्र। परमाणु परीक्षण केंद्र। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? ये उड़ीसा में। ठीक है, नरोरा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? नरोरा देखने को मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, जो कि कल्पक्कम आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, जो कि तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके अलावे भी यदि बात करें हम कैगा के बारे में तो कैगा कर्नाटका में है। ठीक है, और काकरापार कहाँ पे है? काकरापार ये देखेंगे कि ये गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कुडमकुलम जो होता है, कुडमकुलम ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? कुडमकुलम देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है, और एक और होता है जो है रावत भाटा, ये कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।